तो बच्चों आज हम लोग डायपोल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, डायपोल के सारे लेक्चर कवर हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और फिर डायपोल के बाद हम लोग फ्लक्स पढ़ेंगे, फ्लक्स के बाद गॉस लॉ, और इस तरह हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? डायपोल। तो डायपोल वर्ड से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि दो पोल के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो डायपोल क्या है? ये सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम है दो चार्जेस का। ठीक है, कि वो दोनों चार्जेस कैसे हैं? हमारे आइडेंटिकल हैं और एक छोटी सी दूरी से सेपरेटेड है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये दूरी बहुत ही छोटी है। ये दूरी छोटी है किसके कंपैरिजन में? उस पॉइंट के कंपैरिजन में जिस पॉइंट पे हमको डायपोल के वजह से किसी भी टर्म का इफेक्ट देखना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालनी है, पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालना है, तो वो जो इस डायपोल से दूरी होगी उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस क्या होगी? बहुत ही छोटी होगी। ठीक है, तो ये हमारा डायपोल है। डायपोल से ही एक टर्म रिलेटेड है, डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड separation between them, and separation between them। ठीक है, डायरेक्शन डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट को हम लोग पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग डायपोल मोमेंट को क्या ले सकते हैं? Q इंटू डी वेक्टर। सिंपल है, बहुत टफ है नहीं। ठीक है, तो आइए इस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी लिख लेते हैं, जिससे कि अगर हमको डायपोल स्पेस में दिया हो, एक्स वाई जेड एक्सिस में दिया हो, तो भी हम आराम से डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा कोई रेफरेंस एक्सिस है। यहाँ पर एक चार्ज है Q, और यहाँ पर एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि जो चार्ज होना चाहिए इक्वल एंड पॉजिटिव होना चाहिए। हम अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्ज को नहीं ले सकते। ठीक है, इसकी पोजीशन वेक्टर नेगेटिव है तो R माइनस लिख रहा हूँ कि याद करने में आसानी होगी। नेगेटिव चार्ज से पोजीशन वेक्टर R माइनस, पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर R प्लस, और इसके बीच में जो दूरी है उसको x वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें मालूम है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर की तरफ होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है ना, यानी ये वेक्टर इधर की तरफ है। तो आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से देखेंगे ध्यान से, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर में रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है? हमारा R प्लस वेक्टर है। ठीक है, R प्लस वेक्टर किसके बराबर है? x वेक्टर प्लस R माइनस वेक्टर। तो x वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? R प्लस वेक्टर माइनस R माइनस वेक्टर। ठीक है, ये R प्लस R माइनस हम आपके सिंप्लिसिटी के लिए ही यूज कर रहे हैं। R प्लस डिनोट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, R माइनस डिनोट पोजीशन वेक्टर ऑफ नेगेटिव चार्ज। चलिए
तो डाइपोल मोमेंट अभी हमने जो पढ़ा है, हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू डी, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज है, सेपरेशन बिटवीन देम। हमें ये भी मालूम है कि ये क्या है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में लिखेंगे तो हमको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। वो यूनिट वेक्टर किसके अलॉन्ग होना चाहिए, अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब x के अलॉन्ग लिखना है। तो यहाँ पे तो पहले तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x है, तो इसको x लिखना चाहिए। यहाँ पर भी क्या लिखना चाहिए, x लिखना चाहिए। और एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि x कैप होगा। तो p वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, q x, यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं, x वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा, p वेक्टर इक्वल टू q इंटू r वेक्टर। r वेक्टर क्या है, सॉरी x वेक्टर क्या है हमारा, r प्लस वेक्टर माइनस r माइनस वेक्टर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन अब 2D में दिया हो, 3D में दिया हो, आप आराम से कर लेंगे। 3D में दिया है तो आप पोजीशन वेक्टर के टर्म में सॉल्व कर ले, इजीली अप्रोच रहेगा। और अगर 2D में दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप तो 2D में तो बहुत क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं कूलम्स लॉ के। तो आइए एक आध दो क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, चलिए ये Q वेक्टर, सॉरी Q चार्ज है, यहाँ पर भी Q चार्ज है, इसके बीच में दूरी कितनी है, D। डायपोल मोमेंट कितना होगा, तो ये तो सिंपल है, फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, Q इंटू डी। डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर, ये ट्रायंगल है हमारा, यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं Q, यहाँ पर TQ चार्ज है और यहाँ पर एक Q चार्ज है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेपरेशन ये मान लेते हैं। हमको इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट चाहिए। तो पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये देखना है कि क्या ये पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बना रहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे -2Q चार्ज है। ठीक है, हम इसको -Q मान सकते हैं। तो एक -Q और एक ये +Q से एक डायपोल मोमेंट इधर होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, Q इंटू डी, यहाँ पे D की जगह क्या लिखेंगे, A। और एक चार्ज की वजह से यहाँ पर डायपोल मोमेंट होगा, वो कितना होगा, Q इंटू A। और एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, √ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी हमारा नेट डायपोल मोमेंट जो आया वो कितना है, √3QA। ठीक है, तो ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। एक वेक्टर ये था हमारा, दूसरा वेक्टर ये था। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा सिस्टम दिया हुआ है हमारा। ठीक है, यहाँ पे +Q चार्ज है, यहाँ +Q चार्ज है, यहाँ +Q चार्ज है, और यहाँ पर -3Q चार्ज है। ठीक है, D दूरी है सेपरेशन, यहाँ पे D है और यहाँ पर D है। इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट पूछा आपसे। तो देखिए, एक नेगेटिव और इस पॉजिटिव की वजह से एक डायपोल का सिस्टम इधर बनेगा, कितना होगा, Q इंटू डी। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव की वजह से इधर बनेगा, कितना हो जाएगा, Q इंटू डी। ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव की वजह से एक डायपोल मोमेंट इधर की तरफ बनेगा, Q इंटू डी। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, ये तो दोनों डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो नेट डायपोल मोमेंट हमारा होगा यही होगा, P बराबर QD। डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो देख रहे होंगे हम लोग सिंपल से डायपोल मोमेंट के कुछ वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, जो कि बहुत ही इजी है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। तो ये तो हमारे सारे क्वेश्चन थे जो 2 डायमेंशनल थे, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल में हमें बहुत चिंता नहीं करनी होती है, लेकिन अगर ऐसा कुछ कंडीशन दिया हो कि हमारे चार्जेज स्पेस में हो, बात समझ रहे हैं, 3D में हो, मान लीजिए हमारा क्या हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है। इस क्यूब का ये वाला एक्सिस देखिए, इसको x मान लेते हैं, ये वाली एक्सिस y है और ये जो बाहर की तरफ आ रही है वो z एक्सिस है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हमें एक चार्ज दिया है यहाँ पर, ठीक है, प्लस क्यू, और एक चार्ज दिया है हमको यहाँ पर माइनस क्यू, ठीक है। और क्यूब है, साइड ए है, हमको बताना है कि इस सिस्टम की वजह से इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, उसकी वजह से डायपोल कितना होगा। तो ये तो फिर भी सिंपल हो जाएगा, हम इसको थोड़ा चाहते हैं कि टफ हो जाए, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक रहेगा, ठीक है। आइए, तो जब भी 3D में क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिमाग में रखना है कि वेक्टर फॉर्म ही यूज करना है, वो कूलम्स लॉ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो या फिर डायपोल मोमेंट निकालना हो। ये केवल मैं इस चैप्टर के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, इसको बहुत ही गंभीरता से लेना है। आपका फर्स्ट पार्ट जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, अल्टरनेटिंग करंट तक, आपको ये ध्यान ही रखना है, ये बार बार चीज़ें पढ़ाने की नहीं होती हैं। कोई भी चीज़ आप वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो उसको वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के टर्म में आपको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज कितने बच्चों को तो मालूम ही नहीं होता है कि जो हम कूलम्स लॉ में ये यूज कर रहे हैं कि Q1 Q2 बाई आर क्यूब या फिर आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर, इसका यूज ही क्या है। ये केवल ऐसे ही नहीं दिया है, कूलम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है या फिर बता रहा है कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग पॉइंट चार्ज लग रहा है। यही यूनिट वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखा जाता है, ठीक है, x2 माइनस x1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ x2 माइनस x1 वेक्टर। तो ये कूलम्स लॉ के टॉपिक में हमने डिस्कस किया है, तो इसको यहाँ पे नहीं बात किया जा रहा है, ये चीज़ आपको अब याद रखनी है। चलिए, इसको सॉल्व करने से पहले हमको तो कोऑर्डिनेट लिखने होंगे। ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से x एक्सिस में है, मतलब a,0,0, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, y एक्सिस की तरफ गए फिर z एक्सिस की तरफ आए, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा 0, a, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, डायपोल मोमेंट बताइए। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, q इंटू आर प्लस वेक्टर माइनस आर माइनस वेक्टर, ठीक है, क्लियर है। आर प्लस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आप लिखिए, आर प्लस वेक्टर कौन सा है, प्लस वेक्टर हमारा ये है, यानी ए आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप माइनस आर माइनस वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर है हमारा 0 आई कैप माइनस ए जे कैप माइनस ए के कैप, ठीक है। तो हमारा जो डायपोल मोमेंट आया वो क्या आया, ए आई कैप माइनस ए जे कैप माइनस ए कैप, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर। कोई इसके मैग्नीट्यूड के बारे में पूछेगा तो इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना कोई बहुत टफ है नहीं। क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट, तो कितना हो जाएगा ये √3 क्यू ए, ये आएगा ना। ऐसे भी आप लॉजिकली सोच सकते हैं कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये क्यू का क्या है, बॉडी डायगोनल है। ये क्या है, ये बॉडी डायगोनल। तो क्यूब के बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है, √3 होती है। तो वैसे भी सॉल्व हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे रखते तो फेस डायगोनल हो जाता, √2a हो जाता। खैर, हमको वेक्टर फॉर्म में ही करना चाहिए था इस क्वेश्चन को। ये सॉल्यूशन तो एक एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो रब कर लें। चलिए, हमने डायपोल सीख लिया। डायपोल क्या है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस with respect to a point where we have to calculate electric field and potential, ठीक है।
ये तो डायपोल का डेफिनेशन था। डायपोल मोमेंट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। उस पर हमने कुछ 2 डायमेंशन क्वेश्चन किए, 3 डायमेंशन क्वेश्चन किए। आइए अब हम लोग करते हैं कि डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा। तो पहला हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो बहुत सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे हम सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वैसे इस केस में भी निकालेंगे। चलिए, तो हम पहले एक सिस्टम ले लेते हैं। हमारा ये सिस्टम है -q + q, ठीक है। इसके बीच की दूरी a लेते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि बुक में 2a दिया हो, ठीक है ना, तो उससे परेशान नहीं हो, 2a हो a हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को थोड़ा सा ईजी करने के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन क्या है? 2 चार्ज का सिस्टम हो जो इक्वल एंड अपोजिट हो और उनके बीच की दूरी ही डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था डेफिनेशन में कि ये दूरी बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है, बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं होता इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। इसलिए हम ये जो दूरी ले रहे हैं वो यहाँ से ना लेके इसके सेंटर से ले लेते हैं, ठीक है ना, r, ठीक है। बस ये हमारा a हो गया, ये लेंथ a हो गया, ये बचा हुआ क्या हो गया? r - a। अब ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर की तरफ होगी, E पॉजिटिव इधर होगा। नेगेटिव की वजह से रेडियली इनवर्ड आता है तो इधर होगा, यानी 2 वेक्टर अपोजिट है। किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? देखिए इसकी दूरी कम है, ठीक है ना, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो जिसकी दूरी कम होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़्यादा होगा। इस चार्ज से इसकी दूरी ज़्यादा है, यानी मैग्नीट्यूड में कौन सा ज़्यादा होगा? इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यानी हमारा जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सिंपल। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? लिख लेते हैं kq/r²। r हमारी दूरी है, r कितनी है? r - a का होल स्क्वायर। नेगेटिव चार्ज की वजह से kq। अच्छा, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव साइन नहीं लगा, इसका ध्यान रखिएगा। वेक्टर में नेगेटिव किस पर्पज के लिए यूज होता है? डायरेक्शन के लिए। r + a का होल स्क्वायर, ठीक है। बस यहाँ से आप मैथमेटिक्स है, इसमें फिजिक्स कुछ है नहीं। आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? r² - a² का होल स्क्वायर, r + a का होल स्क्वायर माइनस r - a का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ बोर्ड छोटा होने की वजह से। तो देखिए हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब आई है वो हो गई kq इन ब्रैकेट a² + b² + 2ab। सॉरी 2ab इज रिटन एज 2rb 2ra, ओके। फिर इसे क्या लिख लेंगे? r² - a² माइनस माइनस प्लस 2r, ठीक है, अपॉन जैसे दिया है वैसे ही लिख देते हैं। इस टर्म से ये टर्म कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल टर्म आया वो कितना आया? 4kq r a डिवाइडेड बाई r² - a² का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो अभी आया है हमारा, ये खुद में एक फॉर्मूला है, बताएंगे आगे चल के। खैर, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो दूरी है वो बहुत ही क्या होती है? छोटी होती है उस पॉइंट की कंपैरिजन में जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो A है वो बहुत ही क्या है? R से छोटा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको? 4kq
आर ए डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 4, इस आर से आर कट जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा। अब इसे ध्यान से देखिए, 2k इंटू 2qa बाई आर क्यूब लिख सकते हैं ऐसे। 2q इंटू ए क्या हो गया, हमारा डायपोल मोमेंट हो गया, तो 2kp बाई आर क्यूब, ये हमारा डायपोल के वजह से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान से सोचिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नेगेटिव की वजह से इधर। किसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा थी, पॉजिटिव वाले की, नेगेटिव वाले ही कम थी, तो पॉजिटिव के अलॉन्ग ही नेट डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, जिधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो किधर आ रही है, इसी के अलॉन्ग। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज along डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको फॉर्मूले याद रखना है, साथ में ये भी फॉर्मूला याद रखना है। इसको भी अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2k p इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसे भी याद रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि जो न्यूमेरिकल आपको दे उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जहाँ जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, उसकी दूरी और डायपोल मोमेंट की दूरी में बहुत ही ज़्यादा अंतर ना हो। जैसे मान लेते हैं कि डायपोल के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर दे दी, ठीक है, और 10 मिलीमीटर पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो उस केस में हम ये नहीं कर सकते हैं कि ए बहुत ही आर से छोटा है, तो उस समय ये फार्मूला लगाना समझदारी नहीं, ठीक है ना। डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए आपको इसको दोनों को ध्यान रखना है। एक डायपोल के बीच में दूरी अगर 1 मिलीमीटर है, आपको 100 सेंटीमीटर में पूछ दिया, 10 सेंटीमीटर में पूछ दिया, तब आप ये डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, तो इसलिए इसको भी भूलना जरूरी नहीं है, इन दोनों को ही याद रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पर देखिए एक और बहुत खूबसूरत सी बात आ रही है कि हमें मालूम है कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है वो कैसी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है वो किसके है, आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मान लीजिए हमें कंपेरिजन पूछ दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल के बीच में ग्राफ बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे। दोनों ग्राफ तो हाइपरबोला ही जैसा बनेगा, लेकिन आप कैसे बनाएंगे, आइए कुछ हल्का सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। मान लेते हैं कि आर है पहला हमारा कोई टर्म, दूसरा आर स्क्वायर है, तीसरा आर क्यूब, ठीक है। अगर r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मान लेते हैं कि अगर r की वैल्यू 1 से हमारी क्या है, ज़्यादा है, तो एग्जांपल के लिए 2 ले लेते हैं, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो जाए, 8 हो जाएगा। मतलब r की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है हमारी, तो आर क्यूब बड़ा होगा आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर बड़ा होगा r से। लेकिन अगर r की वैल्यू 1 से छोटी हो, ठीक है ना, r की वैल्यू 1 से छोटी हो, तब क्या होगा। तो इस केस में तो 0 से 1 के बीच की बात कर रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहे। तो देखिए इसको अगर हम 1 मान लेते हैं, r अगर 1 है या फिर 1 से छोटा हम क्या मान लेते हैं, 0.5 मान लेते हैं, ठीक है। तो r स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, ये इससे भी छोटा हो जाएगा, 0.5 का क्यूब, ये इससे भी छोटा हो जाएगा। यानी r की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, उस केस में r सबसे बड़ा होता है। यानी आपको कंपैरिजन करने के लिए ग्राफ दे दिया, ठीक है।
मान लेते हैं ये ग्राफ है, ठीक है ना, दोनों का नेचर तो सेम ही होगा, कहीं ना कहीं कट करेगी एक दूसरे को। अब आपको बतानी है कि पीली वाली और नीली वाली कर्व में से कौन सा कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो एक बार ध्यान से इसे देख लीजिए आप। कैसे कंपेयर करना है हमको, ध्यान रखिए। एक आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और एक आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो देखिए, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू घटेगी, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू बढ़ कहाँ पे रही है, एक के बाद के लिए ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। आर एक से ज़्यादा है, 2 है तो ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये 3 है, ये 9 हो जाएगा, तो ये 27 हो जाएगा। तो एक के बाद ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटेगी, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, फॉर आर इज़ ग्रेटर देन 1, हमें क्या मालूम है कि आर क्यूब क्या होगा, आर स्क्वायर से बड़ा होगा, लेकिन इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, आर क्यूब क्या होगा, 1/r स्क्वायर से छोटा होगा। किसके लिए है, आर इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए। तो r इक्वल टू, ये जो पॉइंट जहाँ पे कट कर रही है इसे ध्यान से समझिएगा, ये r इक्वल टू 1 का पॉइंट। अब 1 से बड़ी हो रही है तो कौन सी वैल्यू बड़ी हो रही है, 1/r स्क्वायर, और कौन सी छोटी है, 1/r क्यूब। तो छोटा बड़ा ग्राफ में कैसे समझते हैं, जो ग्राफ ऊपर है वो बड़ा है, तो 1/r स्क्वायर मतलब ये वाली जो ग्राफ है 1/r स्क्वायर की है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन्वर्सली स्क्वायर टाइम्स वेरी कर रहा है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है वो किसके वजह से है, डाइपोल के वजह से, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। ठीक उसके पीछे आए, देखिए ये हमारा 0 था, 0 से 1 के बीच में, ठीक है, जिसका पावर जितना कम वो उतना बड़ा, उसी का रेसिप्रोकल करेंगे। खैर यहाँ से तो आपको दिख भी रहा है, पीली वाली कर्व ये है जो कि पीछे है और नीली वाली कर्व ये है, यानी 0 से 1 तक में डाइपोल के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो बड़ी है, ठीक है ना। नीले को नीले से ही लिखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन हाँ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक में अगर ये बनाया हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ तो लॉजिक है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, डायपोल डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। अब इक्वेटोरियल पोजीशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, किसके वजह से, डायपोल की वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू चलिए तो फिर से एक क्वेश्चन, ये माइनस क्यू है, ये क्यू है, और ये मान लेते हैं कोई इक्वेटोरियल पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। ये सेम हमारी फिर 2a लेंथ है और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और ये दूरी r है, ठीक है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि r क्या है हमारी, बहुत बड़ी है किससे, यही से। बाकी बेसिक कंसेप्ट लगाना है, जो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। कितना होगा, जितना इसके वजह से होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये a है, ये r है, तो ये दूरी कितनी हो गई, √r² प्लस a²। उसी तरह ये दूरी कितनी हो गई, √r² प्लस a²। हमें 2 वेक्टर मिल गया, ठीक है। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, kq/r², और r² हमारा कितना है, √r² प्लस a² का होल स्क्वायर, तो इतना बचेगा। तो जितना a ये है उतना ही ये है मैग्नीट्यूड में, तो हम E लिख लेते हैं। 2 वेक्टर हमें मिल गया, लेकिन 2 वेक्टर के बीच का एंगल नहीं मालूम है, तो पैरेललोग्राम लॉ कहाँ से लगाएंगे। तो इस केस में क्या करेंगे, हम खुद से एंगल एज्यूम कर लेंगे। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है,
ठीक है। अच्छा ये साइड बराबर है तो ये भी थीटा है, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, ध्यान से देखिए, और ये, ठीक है ना, ये 90 माइनस थीटा है, दिख रहा है ना ये आपको, ये भी क्या है 90 माइनस थीटा है, कितना हो गया 180 माइनस 2 थीटा, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा इज 180 डिग्री। तो देखिए अब इसको मैं थोड़ा यहाँ पे अलग से बना दे रहा हूँ कि आपको क्लियर समझ में आए। हमारा एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है और एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ, ठीक है, और ये वेक्टर इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, ये इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, क्या होगा ई साइन थीटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा ई साइन थीटा, और इधर की तरफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2e cos थीटा। तो दिख रहा है ना, ये कंपोनेंट इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर आएगी। अच्छा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। एक चीज़ तो पता चल गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायपोल मोमेंट के अपोजिट होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है अपोजिट टू डायपोल मोमेंट। खैर हमें क्या कैलकुलेट करना था, ई इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, तो हमें आ गया आंसर कितना 2e cos थीटा। 2e कितना है कि Q/r²। cos थीटा देखिए, थीटा ये एंगल है, तो cos थीटा क्या होता है b/h, तो ये b हो गया, ये h हो गया, ये a हो गया, और h लिखेंगे तो 1/2। क्लियर। अब यहाँ पे हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि r क्या है, बहुत ही बड़ा है किससे, a से। तो देखिए 2qa को हम क्या ले सकते हैं p, तो ऊपर का टर्म आ गया k × p, और नीचे का टर्म क्या है, अगर a इग्नोर कर दें, पहले तो इसको लिख लेते हैं ऐसे r² + a² का पावर 3/2, ठीक है ना, 1/2 + 1 3/2। अगर a इग्नोर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा kp/r³, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद करना ज़रूरी है और ये फॉर्मूला भी याद करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, सेम रीज़न है कि डेटा बेस्ड क्वेश्चन है ये, डेटा के हिसाब से पता चलेगा कि r और a में रिलेशन कैसा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, इक्वेटोरियल पॉइंट की। तो बहुत ही सिंपल है डेरिवेशन में कुछ ऐसा टफ है नहीं, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, इन दोनों फार्मूले का यूज कहाँ करेंगे उसका डिस्कस कर लिए, ठीक है। चलिए यहाँ से एक और चीज़ हमको देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पोजीशन पे आया था हमारा, वो कितना आया था 2kp/r³, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आया है वो कितना है kp/r³, यानी ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल में रिलेशन कैसा होगा, मतलब यहाँ से भी MCQ टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, कि आपको इक्वेटोरियल दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल पूछ दिया, तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। चलिए तो हमने डायपोल क्या है ये पढ़ लिया, डायपोल मोमेंट क्या है ये पढ़ लिया, डायपोल मोमेंट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल पढ़ लिया। अब अगर डायपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं
तो क्या होता है ये थोड़ा देखा जाए, ठीक है ना। जाहिर सी बात है टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, वो भी एक टॉपिक है, ठीक है। टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और कैसा है तो दो सेक्शन में पढ़ लेते हैं हम। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है ना। आपके सिलेबस में तो कांस्टेंट ही है, हालांकि आप कैसा भी हो आप निकाल सकते हैं। और हम मान लेते हैं कि हमारा डाइपोल जो अलाइंड है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल कैसा बना रहा है, थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, तो टॉर्क क्या होगा। तो पहले छोटी छोटी चीज़ें सीख लेते हैं। अच्छा, इनके बीच की दूरी भी लिख लेते हैं, 2a, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी पॉइंट चार्ज को रखें, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, उस पर फोर्स किधर लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है यानी इस पर फोर्स लगा इधर, कितना लगा, Q इंटू ई। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू ई। यानी एक चीज़ यहाँ पे पता चल गई कि नेट जो फोर्स है वो 0 है। नेट फोर्स क्या है, 0 है, लेकिन फिर भी इन फोर्स की वजह से ये घूम सकता है, टॉर्क हो सकता है, ठीक है ना। बहुत टफ नहीं है, ध्यान से देखेंगे तो। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इवन नेट चार्ज भी 0 है आपका। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पूरे डाइपोल सिस्टम में नेट चार्ज भी क्या है, 0 है, लेकिन नेट टॉर्क हमारा 0 नहीं है। नेट टॉर्क क्या है, नॉन जीरो। इसी टॉर्क को कैलकुलेट करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। टॉर्क होता क्या है आपको मालूम होगा। टॉर्क क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, या फिर आप ये ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स आर परपेंडिकुलर या फिर आर परपेंडिकुलर एफ, ठीक है ना। मतलब फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट या फिर जो इसके बीच की दूरी है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो देखिए हम लोग करते हैं, ये एंगल थीटा है, ठीक है, इसको पीछे की तरफ बाहर, और ये हमारा एंगल क्या है, ये थीटा है, ठीक है। इसको इधर रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा ना। ध्यान से देखिएगा, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर भी कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, क्यू ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट किधर कर सकते हैं, इधर की तरफ, ये क्या आ जाएगा, क्यू ई साइन थीटा, क्यू ई साइन थीटा। उसी तरह यहाँ पर भी जब आप करेंगे तो वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये एंगल थीटा हो गया, तो क्यू ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्यू ई साइन थीटा। तो देखिए टॉर्क किस फोर्स की वजह से होता है, ये वाला फोर्स जो दिया है हमारा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट चार्जेस हैं, क्या ये फोर्स टॉर्क क्रिएट करेगा। अगर मैं ये चौक लूँ, इस चौक को इस एंड से इधर खींचूँ, इस एंड से, क्या ये रोटेट करेगा, नहीं करेगा ना। ऐसे खींचने पे कहाँ से रोटेट करेगा। रोटेट कराना होगा तो क्या करना होगा, मुझे एंटी पैरेलल फोर्स लगाने होंगे, एक इधर और एक इधर, ठीक है ना। लाइन ऑफ एक्शन भी अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ये तब जाके रोटेट करेगा। इसका मतलब कि इस फोर्स का तो कंट्रीब्यूशन कोई है ही नहीं टॉर्क में, इस फोर्स का कंट्रीब्यूशन है, ये फोर्स इससे परपेंडिकुलर है, इस फोर्स का क्या है, टॉर्क में कंट्रीब्यूशन है। अलोंग द लाइन जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं होगी, यानी जो टॉर्क हमारा होगा वो एफ क्या है हमारा, क्यू ई साइन थीटा, और दूरी क्या है, 2e, यानी हम टॉर्क क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2a ई साइन थीटा। अच्छा, Q इंटू 2a हमारा क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट ई साइन थीटा,
और हमें मालूम है कि डाइपोल मोमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए क्रॉस बी गिव्स ए बी साइन थीटा। और ख़ास बात ये है कि ये जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क लग रहा है वो परपेंडिकुलर होगा डाइपोल मोमेंट के भी और परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के भी। ठीक है ना? आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े होंगे ना, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या होता है बताइए? आई क्रॉस जे क्या होता है? के वेक्टर। तो ये जो के वेक्टर आया है वो इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो टॉर्क लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, डाइपोल मोमेंट के भी परपेंडिकुलर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट हमारे एक ही प्लेन में। इसका मतलब टॉर्क कहाँ लग रहा होगा? आउट ऑफ द प्लेन, या तो बाहर लग रहा होगा या तो अंदर लग रहा होगा। अब देख लीजिए कि ये कैसे घुमा रहा है। क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो इनवर्ड होगा। कन्वेंशन आप जो भी यूज करके चलते हैं, ठीक है ना, स्क्रू रूल यूज करते हैं या फिर जो भी यूज करते हैं, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो टॉर्क किधर होगा? अंदर की तरफ। ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पर एन कैप एक लगाया रहता है। आप अगर पढ़े होंगे वेक्टर अच्छे से तो ए क्रॉस बी वेक्टर को क्या लिखा जाता है? ए बी साइन थीटा। तो ये तो केवल मैग्नीट्यूड हुआ ना, और ये क्रॉस बी जो है वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे एन कैप होता है। ये एन कैप क्या बताता है? डायरेक्शन। और ये एन कैप डायरेक्शन किधर होता है? ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है? ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड होगा। ठीक है ना? इनवर्ड या फिर इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर। ठीक है? तो हमने डाइपोल से रिलेटेड सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। हाँ, एक आध दो और टॉपिक हैं, जैसे कि पोलर एंड नॉन पोलर डाइपोल। ठीक है ना? पोलर एंड नॉन पोलर एक्चुअली मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है? तो वो हम लोग डाइलेक्ट्रिक में पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है? बहुत डेप्थ में तो जाना नहीं है, फिजिक्स का बहुत रोल नहीं है उसमें, लेकिन हाँ कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कॉन्साइड करता है, इस वजह से उनका डाइपोल नहीं हो पाता है, डाइपोल मोमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है? और वहीं जिसका कॉन्साइड नहीं कर पाता है उनका कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल हुआ, बेंट स्ट्रक्चर है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे। मतलब डाइलेक्ट्रिक हम कहाँ आएंगे? जब कैपेसिटर की बात करेंगे। ठीक है? उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, मतलब सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपका डाइपोल का टॉपिक पूरा कवर हो चुका है। और इसके बाद हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे। गॉस लॉ से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे और फिर उसके कुछ एप्लीकेशन होंगे जो गॉस लॉ के थ्रू उसको अप्लाई किया जाएगा। तो हमारा पूरा का पूरा पहला चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है? वीडियो को अंत करते समय मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे जानने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये कैसा मोशन कर रही है? ध्यान से देखिए कि वो रोटेट करेगा। ठीक है ना? रोटेशनल मोशन। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होता, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, अगर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डबल स्टार ट्रिपल स्टार बना लीजिए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट मतलब वेरिएबल होता। वेरिएबल का मतलब समझ रहे हैं ना? इधर कम होता, इधर ज़्यादा होता, तब क्या होता? तो उस केस में नेट फोर्स हमारा जीरो नहीं होता। नेट फोर्स किसी के लॉन्ग तो लगता है। ठीक है ना? या तो इधर लगता है या तो इधर लगता है, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कैसे कर रहा है। ठीक है? तो उस केस में ये मोशन कैसे करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो कैसा मोशन कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है। यहाँ पर तो भाई साहब ये दिख रहा है हमें साफ साफ, मोशन कैसा कर रहा है ये? रोटेशनल। ठीक है ना? जब क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी है? कांस्टेंट है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट अगर नहीं है, इज नॉट कांस्टेंट, ये कैसी है? वेरिएबल है। तब क्या होगा? ये नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। नेट फोर्स जीरो नहीं होगा इसका मतलब क्या है? या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, मतलब उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करना चाहेगी। टॉर्क तो इस समय भी जीरो नहीं था, उस समय भी जीरो नहीं होगा, मतलब टॉर्क तो अपना काम करेगा ही। इस फोर्स की वजह से क्या होगा? बॉडी ट्रांसलेट करना चाहेगी, आगे की तरफ चलना चाहेगी, और इसके वजह से रोटेट करना चाहेगी। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट नहीं है तो वो कैसा मोशन करेगा? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल।
ठीक है। इस पर भी हम लोग क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल करेंगे बाद में, लेकिन इतना तो आप एनालिसिस कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मिलेंगे और साथ में मैथ्स के भी वीडियो आते रहेंगे। मैथ्स के वीडियो में हमने ग्राफ कवर कर लिया है, ठीक है। तो फंक्शन के कुछ रेंज डोमेन को सॉल्व किया जाएगा, फिर धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर होंगे। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी टॉपिक और समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ। तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।